नमस्कार, मैं हूं तहसीन फातिमा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन पर जोर देना शामिल है। वहीं उधम सिंह नगर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत। इसके पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 5058 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 67 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 1601 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना पर वार, नई गाइडलाइन जारी। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा, जबकि आबादी करीब 50 लाख है, जिस पर लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार करेगी। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। सार्वजनिक स्थानों और परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500-700 कर दिया गया है। महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय और बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज में पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही में छूट दी गई है। राज्य की जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है। जन जागरूकता और जन सहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है। उधम सिंह नगर में भी कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। दोपहर 12 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा। जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी जाएगी। बहरहाल तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम कब लगती है, ये देखने वाली बात होगी। कोरोना के कहर से उत्तराखंड कराह रहा है। कोरोना गाइडलाइन के पालन से ही कोरोना से बचा जा सकता है। वहीं वैक्सीनेशन से कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में नई गाइडलाइन के तहत सख्ती भी देखी जा सकती है। 18 से 45 साल के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगेगा। 18 से 45 साल के लोगों की आबादी करीब 50 लाख, लगभग 450 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 90% कोविशील्ड, 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। मास्क न पहनने वालों के जुर्माना लगाया जाएगा और 500 से 700 का जुर्माना लगाया जाएगा। हरिद्वार में आधार चिकित्सालय, बाबा बर्फानी चिकित्सालय यथावत रहेगा। कर्फ्यू का कड़ाई से पालन जोर यहां पर दिया जाएगा। कर्फ्यू में मीडिया कवरेज में पत्रकारों के प्रेस कार्ड मान्य होंगे और ऐसे में मजदूरों को भी आवाजाही की छूट दी जाएगी ताकि उनके काम में कोई दिक्कत ना आए। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस करना ये आवश्यक होगा। घर से बाहर बेवजह ना निकलें। चलिए, उत्तराखंड में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन लाई है। लेकिन नई गाइडलाइन के तहत कैसे काज होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। आपका स्वागत है मैम न्यूज़ 1 इंडिया पर। सुनीता जी, अब सवाल इस बात का है कि छोटा सा राज्य उत्तराखंड, वहां पर इस कदर कोरोना हावी होना, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है 3 मई में कई जिलों
3 मई तक कई जिलों में, बावजूद इसके सड़कों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। कैसे शासन प्रशासन काम करेगा इस पर? देखिए, राज्य सरकार जो है पूरी निर्देश अपनी तरफ से कर चुकी है और एक गाइडलाइंस भी निकाल दी है कि जनता जो है इस वक्त सहयोग करे। और लगातार जो है हमारा पुलिस प्रशासन है, अन्य हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, सभी लोगों का यही है कि जो जिस तरीके से बाहर लोगों का आना जाना कल देखा गया था, तो आज बहुत हद तक उसमें रोक लगी है और लोगों ने भी काफी सहयोग किया है। और राज्य सरकार हर एक जगह जहाँ पे भी इस तरीके का भीड़ भड़ाका है, इसीलिए जो है वो 3 मई तक जो दुकानें खोलने का समय था वो व्यापारी वर्ग के अनुसार ही पूछकर ही और सभी एक्सपर्ट की राय लेकर ही किया गया, ताकि अर्थव्यवस्था भी बाधित ना हो और जरूरतमंद लोगों को उनकी सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त हों। इन सब के बीच देखिए, अब सवाल इस बात का है कि कोरोना इस कदर हावी हो रहा है, आपने सारी पाबंदियां लगा दी, लेकिन ये देखा गया कि सड़कों पर इतनी ज्यादा वाहन इतनी भारी संख्या में कैसे निकल गए? क्या इसके लिए सही तरीके से संदेश नहीं दिया गया कि कर्फ्यू लग गया है? नहीं, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से और हमारे यहाँ पे जो डीएम प्रशासन की तरफ से भी पूरे तरीके से एसओपी गाइडलाइंस निकल चुकी है। और 4 व्हीलर खाली पेशेंट लोगों को ही, जिनको हॉस्पिटल या अन्य जरूरी चीजों के लिए जाना पड़ रहा है, जो जरूरतमंद चीजों के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हीं के लिए अलाउड है। वैसे 2 व्हीलर के लिए ही कहा गया है कि लोग कम से कम बाहर निकले और कम से कम व्हीकल का यूज करें, एक व्यक्ति घर से निकले। और जो पेशेंट की जहां तक बात है, वहां पे लोग जो है थोड़ा अभी, क्योंकि मरीजों की संख्या और आंकड़ा जो है जिस तरीके से अभी आया है, तो लोग जो है थोड़ा परेशान भी देखे गए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी कोऑपरेट किया जा रहा है। और डेफिनेटली जनता जो है अब सवाल इस बात के, ये सारी चीजें इतनी देर में क्यों? इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ तो उमा सिसोदिया है, जो कि आप प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है मैम न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद, शुक्रिया मैम। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात किया जाए तो वहां पर जो सरकार ने नई गाइडलाइन लाई है, उसके तहत क्या कुछ काम हो पा रहा है? एक विपक्ष होने के नाते आपने क्या देखा? देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन लेकर आई है कि 3 तारीख तक का लॉकडाउन जो है वो जनता का लगाया गया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है और हम इसका समर्थन करते हैं कि उन्होंने इस कर्फ्यू को उन्होंने लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि जिससे स्ट्रिक्टली कर्फ्यू लागू किया जाना चाहिए, उतना सड़क पे हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग इधर से उधर घूमते हुए मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं और पुलिस को, प्रशासन को सख्ती से इन लोगों से निपटना पड़ेगा। अदरवाइज माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, उसका जो फायदा जनता को मिलना चाहिए कोरोना काल में, वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना की भयावहता को नहीं समझ रहे हैं और पुलिस को और ज्यादा सख्ती इस पे घूमते हुए लोगों पर करनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि तीरथ सिंह रावत जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक है और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना कम से कम टाइम ये कर्फ्यू लगाया जा सके, उतने जल्दी मतलब हम लोग कोरोना पर काबू पा लें। क्योंकि अगर हमने इस कर्फ्यू को बढ़ाया, जनता कर्फ्यू में लंबे टाइम तक चला, तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करती हूँ कि वो व्यर्थ ही सड़कों पर घूमना बंद करें और बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य हो सिर्फ तब नहीं, लेकिन जनता जो है वो लगता है। देखिए, सरकार अपना तो काम कर रही है, आपने खुद इस काम को सराहा है। ऐसे में आपने खुद कहा है कि जो भी कदम उठाया अच्छा कदम उठाया, लेकिन सड़कों पर बेतहाशा ऐलान कर देने के बावजूद भी भीड़ आ जाए और प्रशासन वहां पर उसको कंट्रोल ना कर सके, तो इसके पीछे किसको दोषी आप ठहराएंगी? देखिए, मैंने फिर बोला है कि सरकार को तो पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस जनता कर्फ्यू को लागू कराना। किस तरीके की सख्ती होनी चाहिए? क्या ये कम नहीं है कि हम बता दें कि कर्फ्यू लग गया, आप घर में रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए, आप बेवजह सड़क पे मत निकलिए? तो और किस तरीके की सख्ती होना चाहिए? देखिए, ये सारी सख्ती और ये सारी सूचनाएं जो हैं वो पिछले 1.5 साल से जनता के पास है। आज अगर आप 1 साल के बच्चे से ही पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए और कितना हो पा रहा है, इसमें बीच में बहुत अंतर है। जनता को सब कुछ पता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए मतलब सोचने का विषय है और इस पे सरकार को सख्ती करनी ही पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी ही पड़ेगी, चालान बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को जबरदस्ती मतलब जो लोग फालतू में घूम रहे सड़कों पर उनके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अगर तो क्या अभी प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन उतनी सख्ती कर रहा है। मैं आज सड़क पर थी, मैं खुद अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ में डॉक्टर के यहाँ गई और मैंने देखा कि लोग मतलब घूम रहे हैं सड़कों पर बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। मास्क तो छोड़िए, हेलमेट तक नहीं पहना हुआ है लोगों ने। ये हालत वहाँ पर है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि जनता कर्फ्यू मतलब इस समय लगाया हुआ है और पुलिस जो है वो उतनी सख्ती से नहीं थी। सुनीता जी, प्रशासन आपकी है, आपका प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा है सड़कों पर? देखिए, प्रशासन पूरे तरीके से जो है मुस्तैदी से हर एक जगह पे, हर एक जहाँ पे भी हमारे वी पॉइंट है, जहाँ पे भी लोग इस तरीके का जो जमावड़ा कर रहे हैं, उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और साथ में ही जुर्माना भी उनके लिए लगा दिया गया है। जुर्माने की जो हमने 200 रुपए रखा, 500 रखा, अभी 500 से लेके 700 रुपए हो गया। साथ में उनको मास्क भी कह देना एक अलग बात है, करवाना एक अलग बात है और करना एक अलग बात है। तो इसमें अंतर दिखाई दे रहा है सुनीता जी। जी, देखिए, राज्य ने जनता से हमेशा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए घर से बाहर अनावश्यक ना निकलने की अपील की है और साथ में जुर्माना भी लगाया। और मैंने आज खुद देखा कि 4 बजे के बाद जिन सब्जियों वालों की, ठेलों वालों की जिनकी दुकानें बंद नहीं थी, उनको पुलिस प्रशासन वहां पे चालान कर रहा था। मेरे सामने 2 राजपुर रोड के, जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो हमने खुद वहां पे देखा कि चालान हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है, रेडियो वाले, ठेले वाले तुरंत वहां पे 4 बजे जो है उन्होंने सब जगह दुकानें बंद कर दी थी। और जहां तक ये जो 4 व्हीलर और ये 2 व्हीलर का जो अभी तक सामने, वैसे तो सड़कें खाली हैं, जनता पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन जिनके पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं, जिनको खाना देने जाना है, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो हमारे बाकी अन्य कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी हैं, वो सब लोग आपको दिखेंगे और निश्चित रूप से कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जनता मतलब उमा जी जो कह रही है वो गलत कह रही है। उमा जी ने कहा मैं खुद निकली थी वहां पर, इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर थे, प्रशासन वहां पर सही तरीके से चेकिंग नहीं कर रहा था। नहीं, अब उमा जी को विशेष है, कहीं पे कोई ऐसी जगह लगी हो तो वो इस बार पोर्टल के माध्यम से बात रखे कि फलानी जगह पे ये देखा गया, तो निश्चित रूप से उससे भी देखिए कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के नियर बाय लोग कहीं कहीं मिल रहे हैं देखने को, तो वो पेशेंट से ही रिलेटेड है। तो हम लोग उनको यही है कि भाई अपना पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पालन करें, कड़ाई से पालन करें और बिल्कुल भी 1% भी छूट ना दे, क्योंकि वायरस देखिए इस वक्त इस तरीके से हावी हो रखा है कि हम सबको अपनी जान बचानी है और लोगों को भी बचाना है। तो सबका यही है। और हॉस्पिटल्स में भी अभी हम आज डाटा इकट्ठा करके आए हैं कि हमारे पास इसे वैक्सीनेशन से आईसीयू बेड खाली है। हमने खुद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अभी खुद जाके विजिट किया। तो ये सब चीजें हैं, लोगों को अब सहूलियतें आसानी से मिल रही हैं, अफरा तफरी का माहौल नहीं है जो हमने पिछले दिनों में देखा। तो अब जनता कोऑपरेट कर रही है और धीरे धीरे सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। लोगों को अब उस तरीके से परेशानी नहीं आ रही है जैसी उनको पहले देखने को मिली। तो लेकिन सुनीता जी, क्या ये पहले कदम नहीं उठा लेना चाहिए था? 5000 तक जब मामले सामने आ रहे हैं छोटे से राज्य में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं उमा जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, ये बात कि भाई हमें पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ ये तैयारियां जो है वो एक दिन में नहीं हो सकती थी। ये तैयारियां हमें सालों से रखनी चाहिए थी। आप यकीन मानिएगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी तमिलनाडु और केरल के बारे में। तमिलनाडु और केरल में भी 25,000 से ज्यादा केस जो है और डेली कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मद्रास में, मतलब चेन्नई में या केरल में उस तरह का हाहाकार नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 50 सालों में अपने हेल्थ केयर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इन दोनों राज्यों में, इसलिए उन राज्यों में वो हाहाकार नहीं है। तो हम अगर ये कह पाए कि हमारे यहाँ 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उतना सुधार लेंगे कि आज हम इतनी बड़ी महामारी पर काबू पा ले, तो उत्तराखंड में तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी। तो इस लिहाज से उत्तराखंड सरकार को कितना नंबर देंगे आप? नहीं, देखिए, उत्तराखंड आज की सरकार की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो जिस दिन से उत्तराखंड बना है, कांग्रेस और बीजेपी में दोनों को कहूंगी, किसी ने भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ खाना पूर्ति हुई है हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले 20 साल में एम्स ऋषिकेश का हम एक हॉस्पिटल बना पाए हैं 20 सालों में। आप ये देख लीजिए, देहरादून जो इतना बड़ा मतलब हमारी राजधानी है, वहां पर दून हॉस्पिटल की आप हालत देख लीजिए, कोई ढंग का दूसरा हॉस्पिटल हम लोग खड़ा नहीं कर पाए। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं तो कभी हमारी सरकारों का केंद्र बिंदु रही ही नहीं। तो ये मैं कहूँ कि तीरथ सिंह रावत जी का दोष हुआ या त्रिवेंद्र जी का दोष हुआ, ऐसा नहीं है। पिछले 20 साल में ही उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया।
और कोरोना नामक जो ये महामारी जो फैली है उसमें हम ये कहें कि सरकार के कपड़े उतर चुके हैं तो मैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें लगता है कि हमें अब आने वाले टाइम में हमारी सभी सरकारों को, मैं पूरे देश के सभी सरकारों से अपील करती हूँ, राजनीतिक दल से अपील करती हूँ कि जब भी आप सरकार में आए तो आप स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये महामारी आज फैली है, हो सकता है ये अगले मतलब वर्षों तक चले और हो सकता है इस तरह की महामारियां लगातार बराबर आती रहें। तो हमें इस कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आप एक तरफ उठाकर रखिए, लेकिन आज की जो तारीख है इसमें सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। और मैं विपक्षी दल होने के नाते भी मैं कहना चाहूंगी अपने सत्ताधारी पक्ष से कि हमसे आप जो हेल्प ले सकते हैं आप वो जरूर लीजिए, क्योंकि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आज लोगों को बचाने के लिए खड़े हों। और इस पूरी महामारी से हमें जो सबक मिले हैं वो सभी सरकार सीखे, और उसके बाद जब ये महामारी निकल जाएगी, ये बुरा दौर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सबक लेते हुए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को आमूलचूल परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। अन्यथा आज ये महामारी आई है, कल को कोई दूसरी आएगी, परसों कोई तीसरी आएगी, और हमारा जो पूरा जो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का जो सिस्टम है ऐसे ही कोलैप्स होता रहेगा। लेकिन ये ठीक है, आपका कहना भी ठीक है, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में रख दिया स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त न करने को लेकर। इन सब के बीच यहाँ पर आपने खुद इस चीज को एडमिट किया कि सबको मिलकर काम करना है, तो आपकी पार्टी कैसे उत्तराखंड में कोविड की लड़ाई के लिए कदम उठा रही है? देखिए, हमारे इस समय बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर मशीन हमारे वॉलंटियर्स लेकर निकल रहे हैं, और जितने हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें कि हम लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं। किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर बेड चाहिए, तो उसमें भी हम लोग हेल्प लगे हुए हैं। और ये सारी हेल्प जो है ये राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, मैं फिर कहना चाहूंगी ये वक्त राजनीति का बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर सुनीता जी को कोई हेल्प की जरूरत है तो निसंकोच मुझसे संपर्क करें, मुझे अगर हेल्प की जरूरत है तो मैं किसी यहाँ पर अगर राजनीति की बात हो रही है तो बीजेपी खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में, वहां पर सिर्फ राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, जो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको मेरे आज के इस पूरे वक्तव्य से अगर आपको कहीं लगा है कि मैं राजनीति कर रही हूं, तो फिर इसमें तो मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये उनकी सोच है। ये वक्त वाकई में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जनता को, मानवता को बचाने का वक्त है, और हम सब लोगों को मिलके जुट के इस पूरी कोरोना महामारी से लड़ना होगा। हमारे पास उसके बाद बहुत टाइम होगा राजनीति करने का, जिसमें कि हम सब एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक वक्तव्य जो है हम लोग देते रहेंगे। लेकिन मैं तो, आप यकीन मानिएगा, अभी मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, शायद सुनीता जी को भी इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन वाकई मुझे बहुत दुख हुआ था उस समय। अभी 4 दिन पहले तीरथ सिंह रावत जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें कि सभी दलों को बुलाया गया था, और आम आदमी पार्टी को उसमें इनवाइट नहीं किया गया। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी को उसमें बुलाया नहीं गया। हम वहां जाते, हम अपने कोई सुझाव रखते, मैं जाती या कोई भी और जाता, हम 4 सुझाव सरकार के सामने रखते, हम अपने आप को पेश करते कि सर आप हमारा भी जो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आम आदमी पार्टी का, कहीं भी आप जो भी हमसे आप जो सहायता ले सकते हैं आप वो लीजिए। राजनीति बाद में करेंगे, पहले इस समय जनता को हमें बचाना है और हम सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है, लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया गया। तो अब आप ये बताइए कि राजनीति इस समय कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है या बीजेपी इस समय राजनीति कर रही है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को बुलाना भी उचित नहीं समझा? चलिए ठीक है, लेकिन आपने भाजपा से तो सुनीता जी सभी को इन्विटेशन था जी। देखिए, भाजपा ने सभी दलों को कहा था और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही बोल दिया। जी चलिए, सुनीता जी से दोबारा हम कांटेक्ट करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन उमा जी, आपने अभी कुछ ही देर पहले इस चीज़ को एडमिट किया कि उत्तराखंड सरकार जो फैसला ले रही है ठीक ले रही है, तो ऐसे में फिर आपने कहा हमारे सुझाव लेना चाहते तो हम देते, तो इस चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी स्थिति, और खासतौर पर मैं आज कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुझावों की आवश्यकता नहीं है। और इस स्थिति में आपको देखिए हमेशा ही स्थिति को बेहतर करने के लिए नए से नए सुझावों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और मैं खाली सिर्फ सुझाव की बात नहीं कर रही हूँ, हमने तो ये भी कहा कि आप हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो फोर्स है उसको भी अगर बीजेपी चाहती है तो आप हमारा मतलब यूज कर सकते हैं, वॉलंटरी हमारे आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग अपनी मतलब सेवाएं देने के लिए सरकार के साथ तत्पर रूप से खड़े हुए हैं। और रही बात ये कि भी पुलिस जो है प्रशासन काम कर रहा है, देखिए पुलिस प्रशासन भी इंसान है, हमारे पास एक लिमिटेड पुलिस फोर्स होता है।
कि दिल्ली से उभरी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं, वहां पर स्थिति संवारने की जरूरत है, उत्तराखंड की क्यों पड़ी हुई है आपकी? देखिए, मैं उत्तराखंड की निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे उत्तराखंड जहाँ जो मेरा गृह राज्य है उसको देखने का और उसकी स्थिति जो है वो ना बिगड़े, उसको सुधारने का मेरा अपना मतलब कर्तव्य है जहाँ पर मैं रहती हूँ। आपका कर्तव्य है कि पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के लिए कर्तव्य है, आम आदमी पार्टी दिल्ली का दिल्ली के लिए कर्तव्य है। अगर हम आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोग हैं तो हम उत्तराखंड के लिए ही काम करेंगे। हम यहाँ से बैठ के दिल्ली तो नहीं जा सकते काम करने के लिए अभी आज की सिचुएशन में। तो ऐसा तो नहीं कि आप इसके सहारे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बात अगर लोकतंत्र में जमीन तलाशने की है, बात अगर लोकतंत्र में एक नई पार्टी को उभर कर आगे आने की है, बात अगर लोकतंत्र में जनता के सामने एक नया ऑप्शन देने की है, तो बीजेपी इसको जमीन तलाशना कहे या बीजेपी इसको जिस भी शब्दों से नवाजने की कोशिश करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। मतलब नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगी। सुनीता जी, अभी उमा जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई राज्य में, लेकिन आम आदमी पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया, क्यों नहीं इनवाइट किया गया? जी देखिए, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने सभी दलों को बुलाया था और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ने का एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम उठाया था। और ये हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके ये कदम लिया, क्योंकि हमको ये था कि सभी लोग इस वक्त आगे आएंगे तो एक अच्छा वातावरण रहेगा, जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोग जनता के सामने पेश कर सकते हैं। तो राज्य सरकार तो कार्य कर ही रही थी, आम आदमी पार्टी लेकिन उमा जी का तो कहना है, उमा जी को तो कहना है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो हम अपना सुझाव रखते हैं और सुझाव कारगर होता। जो इनके लीडर्स हैं उनको निश्चित रूप से इनविटेशन गया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमको मालूम है कि अन्य दल देखिए हमें भी वो गर्दन हिला रही, उन्होंने कहा कोई इनविटेशन नहीं आया। जी शायद आपको जानकारी है, वाकई में आप पता कीजिएगा अपने हेड ऑफिस में कि क्या हमें इनविटेशन दिया गया था। हमें बिल्कुल भी इनविटेशन हम लोगों को नहीं आया। नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा है तो जरूर आपकी ये बात आगे रखी जाएगी। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। सुनीता विद्यार्थी जी आपका शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया न्यूज़ वन इंडिया को। तो देखिए किस तरीके से हर एक बात पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इन सब के बीच सवाल इस बात का, जब एकजुटता की बात यहाँ पर की जाती है तो मैदान में एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।